के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में गुप्त काल के विघटन के पश्चात, ठीक है, जैसे गुप्त काल का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है, कहीं कहीं कुमारगुप्त का भी नाम आता है, ठीक है। गुप्त वंश के अंतिम शासक, उनके बाद छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हुआ। इस काल में ही सामंतवाद, जो हम आपको बताए थे, सामंतवाद की प्रथा का सर्वाधिक विकास हुआ। सामंतवाद क्या है? ठीक है, सामंतवाद का विकास हुआ जब राजा का राज्य का अधिक विस्तार हो गया, यानी राज्य अधिक विस्तार होने के कारण राजा ने क्या किया कि छोटे छोटे जो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, उनको वेतन के बदले में जमीन देने लगे, ठीक है, एक क्षेत्र देने लगे। उस क्षेत्र में वो जो सैनिक अधिकारी थे वो स्वतः बाद में शासन करने लगे, ठीक है, और छोटे छोटे राज्यों के रूप में ये उदय हुआ और यही आगे चल के सामंतवाद का बहुत अधिक तरीके से विकास होने लगा, ठीक है। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण वंश था आपका वर्धन वंश, ठीक है, ठीक, इसको पुष्पगुप्त वंश भी कहते हैं। इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर। इनके दो लड़के थे, राजवर्धन और एक लड़की भी थी, राजवर्धन और, ठीक है, और लड़की का नाम था राजश्री, ठीक है, ये थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे हर्षवर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के समय राजधानी थानेश्वर, थानेश्वर ये कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा में थानेश्वर इस समय है। हर्षवर्धन जब शासक गद्दी पर बैठता है तो उसके समय में ये राजधानी चेंज हो जाती है और कन्नौज, उत्तर प्रदेश में वही कन्नौज जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कन्नौज उसकी राजधानी बाद में बनाया था, वो मौखिक वंश का था सम्मान। जैसे मौखिक वंश का राजा जो उसकी बहन थी राजश्री, उसका विवाह कन्नौज के राजा के साथ में हुआ था। मौखिक वंश के जो राजा थे तो गृहवर्मा, तो गृहवर्मा की हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या के बाद भी वो जब जो साम्राज्य खाली हो गया तो राजश्री थोड़ा मानसिक तनाव में आ गई, तो कहने मतलब हर्षवर्धन अपनी बहन की सुरक्षा के लिए करने उसका शासन लिया था। वैसे तो थानेश्वर के थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो यही इतिहास है जो आपने बताया, वही हम भी बताने जा रहे थे कि यही है कि इनकी जो बहन थी, ठीक है, लासरी, उसका विवाह हुआ था गृहवर्मा के साथ। गृहवर्मा बंगाल के एक शासक थे, शशांक, और मालवा वंश के एक शासक का नाम देवगुप्त, ठीक है। उन्होंने आक्रमण करके हत्या कर दिया था, तो वहाँ पर कन्नौज की जो स्थिति थी, प्रशासनिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। बाद में राजश्री भी सती प्रथा के जो हमने बताया था वो भी क्या कहते हैं अपना आपदा करने जा रही थी, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के मंत्री ने उन्होंने क्या कहते हैं उसको ढूंढ निकाला और उसकी जान बचाई गई, ठीक है। तो राजवर्धन की भी हत्या हो जाती है, ठीक है। राजवर्धन की हत्या बंगाल के शासक शशांक के द्वारा की जाती है। तो इसका बदला लेने के लिए, ठीक है, बाद में जब पहले तो हर्षवर्धन अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जब जाता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी बहन जो है किसी जंगल में चली गई है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं हर्षवर्धन बहुत प्रयास करता है ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में उसको ये पता चलता है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है, ठीक है, राजवर्धन की। तो वापस लौटता है और गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इनका शासनकाल क्या है? 600 हर्षवर्धन, यही मेरे शासन है 646 से 647 46 या 47, चलिए 46 दे रहे हैं, 46
46 ईस्वी ये हर्षवर्धन का काल था। ठीक है, हर्षवर्धन ने स्वयं 3 पुस्तक लिखी थी। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम था, इसको लिख लीजिए, हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक या 3 नाटककार की रचना की थी। पहली थी प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद, तीसरा रत्नावली। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये 3 हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक ग्रंथ थे। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक थे। प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन के, इसको लिखिए आपने, हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट निवास करते थे। बाण भट्ट ने ही हर्षवर्धन का इतिहास का लिखा हुआ है हर्षचरित्र। लिख लीजिए, बाण भट्ट हर्षवर्धन के काल में निवास करते थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने हर्षचरित्र नामक। अब देखिए, हर्षवर्धन का शासन काल, मतलब शासन कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, अभी तक हम लोग देखिए पढ़ते आए हैं इतिहास में, प्राचीन काल की महत्वपूर्ण राजधानी थी कौन सी, किस जगह से? प्राचीन काल में जो राजधानी थी वो प्रसिद्ध थी किस नाम से? पाटलिपुत्र। उसी को पहले गिरिव्रज भी कहा जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से। लेकिन जब हम लोग हर्षवर्धन का शासनकाल देखते हैं तो उस समय राजधानी अब बदल जाती है, यानी जो स्थान पाटलिपुत्र का था अब आके, देखिए पूरे इतिहास में 3 चीज ध्यान दीजिएगा। पहले पाटलिपुत्र का बहुत महत्व था। ठीक है, प्राचीन काल में बहुत फेमस राजधानी हुआ करती थी। हर्षवर्धन वर्धन वंश जब आया तो राजधानी में बदलाव हुआ, कन्नौज आ गई। इसके बाद पूरे इतिहास में राजधानी दिल्ली आई। यानी ये 3 इतिहास में ये कन्नौज तो कम समय के लिए रहा, इसका महत्व था। लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र और दिल्ली तो आज भी राजधानी है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसी के लिए एक केंद्र बिंदु था। इसी पे शासन करने के लिए राजा लोग अपना महत्वपूर्ण जो है पूरा युद्ध क्षेत्र हो या कोई भी हो, उसी पे अपना पूरा बल लगा देते थे। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र से अब आती है राजधानी बदल गई, राजधानी हो गई कन्नौज। ठीक है, कन्नौज इसलिए उन्होंने, ठीक है, अब गृह वर्मा जहाँ पे मौखरी वंश का शासक थे वहाँ उनकी राजधानी थी। लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी प्रशासनिक राजधानी इसलिए कन्नौज की कि अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर सके और शासन कर सके उत्तर भारत में। ठीक है, मध्य बिंदु का केंद्र था। इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ था? ठीक है, हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर में कन्नौज से लेकर नर्मदा नदी, दक्षिण में पूर्व में कामरूप, मतलब हो गया असम, पश्चिम में पंजाब। ये शासन काल था। उत्तर में कन्नौज से लेकर नर्मदा नदी तक, पूरब में कामरूप यानी
स्थल से लेकर पंजाब तक ये शासन का था। हर्षवर्धन का अगर हम व्यक्तिगत जीवन देखते हैं तो प्रारंभ में हर्षवर्धन शैव धर्म के अपनाए थे, ठीक है। हर्षवर्धन क्या थे? शैव धर्म के, ठीक है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म का भी वो किया, संरक्षण दिया, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव धर्म के अंदर किया, ठीक है। हर्षवर्धन का एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर। यह युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय के बाद, ठीक है। पुलकेशिन ये चालुक्य वंश था, ठीक है। नर्मदा नदी के आसपास ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय हुई, ठीक है। इसका येहोल अभिलेख किसने लिखा था? किसने? कीर्ति की रवि कीर्ति सब लोग रवि कीर्ति कहते हैं। उसका पूरा कट दे लीजिए, रवि कीर्ति नाम लिख लीजिए। येहोल अभिलेख से अब हम इसको दिखा देते हैं। येहोल अभिलेख से हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। ठीक है, इसे देखिए हर्षवर्धन के काल में ही प्रयाग यानी जो इलाहाबाद यानी प्रयाग मकबरा में है, प्रयाग में एक कुंभ का आयोजन होता था जो आज भी होता है, ठीक है। तो हर छठे वर्ष वो आयोजन होता था। देख लीजिए हर्षवर्धन के काल में प्रयाग में कुंभ महोत्सव, कुंभ लिख लीजिए, का आयोजन होता था। छठे महोत्सव में यानी छठी महोत्सव में हर्षवर्धन स्वयं उपस्थित था। हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक शशांक को संभवतः पराजित किया था। देखिए इसीलिए हमने ये शब्द में संभवतः इसलिए लिखा है कि ये कहीं साफ सुथरा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ राइटर ने, ठीक है, कुछ राइटर ऐसे कहते हैं
था, शायद उसने पराजित कर दिया था। इसलिए अगर ऐसा कभी कभी आता है क्वेश्चन तो आपको हर्षवर्धन मानना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इतिहास में कहीं कहीं जब डाउट में रहता है तो उसको भी क्या कहते हैं जानना जरूरी है, ठीक है। शशांक कैसे पराजित हुआ ये नहीं मालूम है, इसीलिए हमने शब्द में संभवतः लिखवा दिया है कि शशांक यानी बंगाल का शासक था, उसको पराजित किया था, ठीक है, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन काल में चीन का एक बहुत महत्वपूर्ण यात्री आया था, हर्ष के शासन काल में चीन का यात्री वेनसांग भारत आया था। वेनसांग का एक अन्य नाम युआन च्वांग था। वेनसांग का एक अन्य नाम युआन च्वांग था। जैसे द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को पराजित किया था तो उसने एक उपाधि भी धारण किया था। जैसे द्वितीय जब हर्षवर्धन को पराजित किया था एवं अभिलेख के कारण, तो उसमें से जैसे द्वितीय ने एक उपाधि भी धारण किया था, परमेश्वर की उपाधि इसी ने धारण किया था। किसने? पुलकेशी द्वितीय। हाँ, उपाधि धारण तो की थी पुलकेशी ने। ऐसा कुछ आता है सर? देखिए क्या है कि उपाधि कई लोगों ने कई तरीके लोगों लगता है, कई क्या कहते हैं उपाधि को कई लोगों ने धारण की है, ठीक है। क्वेश्चन आने को तो आ ही सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कि अब इसमें और भी एक चीज़ है कि पराजित करने के बाद उसके पीठ में एक शब्द लिख दिया था उसने। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन तो कभी भी कहीं से बना सकते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उपाधि कई लोगों ने कई बार कई अधिकतर किया है, ठीक है। जैसे कुमारगुप्त ने भी कई उपाधि धारण की, जिसका हमने कुछ शॉर्टकट नहीं दिखाया था। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य थी, ठीक है। स्कंदगुप्त को किरमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कांच नाम आप कह रहे थे कि कांच नाम किसका है, बाद में समुद्रगुप्त से उसका तारतम्य ऐसा है, ठीक है। तो कई शासकों ने किसी को भी पराजित किया तो उपाधि तो कई धारण करते थे, उस समय उपाधि धारण करना सामान्य बात थी, ठीक है। तो परमेश्वर या देवश्री इम्पोर्टेंट दक्षिण भारत में और भी 3-4 वंश है, वो बहुत प्रभावशाली थे, चौल थे, पल्लव थे, ठीक है, राजपूत थे। तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, ठीक है, जो आप बता रहे हैं उसके बारे में जो भी होगा हम बता देंगे। ये साउथ का इतिहास है, दक्षिण का, तो जो भी होगा हम बता देंगे आपको, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में आया था, इसी ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख है। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है। हर्षवर्धन के काल में वेनसांग ने उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया था। वो जब आया था तो उसने उस समय की क्या सामाजिक स्थिति थी उसका पूरा वर्णन वेनसांग ने किया था। उसने बताया था कि वेनसांग किस जाति का, किसे लिखा, लिख लीजिए। वेनसांग ने
हर्षवर्धन को किसे जाति के रूप में उल्लेख किया है? किसे का अर्थ होता है वैश्य। हर्षवर्धन के सामने कन्नौज की महासभा का उल्लेख किया है। ठीक है, हर्षवर्धन मेन साहब ने हर्षवर्धन की कन्नौज की महासभा, अर्थात वो कहता है कि कन्नौज में एक महासभा का आयोजन किया जाता था जिसमें प्रतियोगिता होती थी कि कौन सबसे ज़्यादा विद्वान है उस समय। ठीक है, तो कन्नौज में ये महासभा होती थी, इसका उल्लेख हर्षवर्धन ने किया है। ठीक है, वैनसान के अनुसार हर्षवर्धन ने बुद्ध के दांत को प्राप्त करने के लिए उत्तर यानी कि कश्मीर के शासक पर किसके दांत? बुद्ध का दांत को प्राप्त करने के लिए उत्तर भारत पर आक्रमण किया। देखिए ऐसा है, हम बता रहे हैं, आपने मुझे बता रहे हैं। देखिए बौद्ध धर्म में एक चीज है कि वहाँ पर स्तूप का निर्माण होता था। हमने बताया था कि जहाँ पर होता है वहाँ स्तूप का निर्माण होता है। तो स्तूप बनाने के 4 उद्देश्य थे उसमें। ठीक है, यानी जब वो मृत अवस्था में यानी महात्मा बुद्ध मर गए जहाँ पर, तो वहीं पे ईंटे से जो ढेर करके गोल आकार अर्धगोल आकार का बना दिया गया वो स्तूप है। उनके शरीर का कोई भी अंग था उसके ऊपर जो बनाया गया स्तूप यानी ईंटे से, वो स्तूप बन गया। ठीक है, तो उनके अंदर कोई भी चीज था वो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट। बाद में स्तूप कहाँ काम आया? स्तूप का निर्माण करने के लिए बाद में अगर उनका भिक्षा पात्र, मान लीजिए उनका भिक्षा पात्र है, ये कहीं मिल गया महात्मा बुद्ध का, तो इसी जगह स्तूप बना देंगे। ठीक है, ऐसे अर्धगोलाकार स्तूप बना देंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने मैं देखा नहीं है कहीं से, देखा है कहाँ से? कहाँ पे देखा है? बुक में नहीं, हम बुक में नहीं कह रहे, साक्षात नहीं देखा। सारनाथ में स्तूप बना है, कुशीनगर में स्तूप बना हुआ है। ठीक है, बुक में तो ठीक है, आपने बुक में देखा है। ठीक है, तो ये जो स्तूप बनता था, ठीक है, ये तो फिर स्तूप बनाने के 4 तरीके हो गए। पहले तो शरीर के अंग जो भी बना, फिर दूसरा ये हुआ कि उन्होंने उनके द्वारा जो भी प्रयोग हुआ वस्तु, जैसे मान लीजिए वो कोई सामान प्रयोग करते थे बातों में, तो वो सामान कहीं मिल गया तो वहाँ इसको बना देते थे। तीसरा था कि उनके शिष्य के द्वारा उपयोग किया गया, वहाँ पर
चौथा ये था वो स्थान जहाँ जहाँ वो गए थे, माता बुद्ध गए थे या उनके शिष्य गए थे कहीं भी, तो वहाँ भी स्तूप बनाया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह हजारों, अशोक के काल में तो ये कहा जाता है कि करीब 1.5 लाख स्तूप बना है, लेकिन इतना स्तूप बना नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता है 1,84,000 स्तूप बना था। ठीक है, और शशांक जो बंगाल का जो शासक था उसने इन स्तूपों को तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, हाँ, पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी ये कहा जाता था कि उसने स्तूप को तोड़ना शुरू किया। ठीक है, उसके बारे में भी ये कहा जाता था। तो कहने का मतलब है जो स्तूप की प्रक्रिया थी वो, तो जो दंत की बात आई थी कि वो क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध के दांत प्राप्त करने के लिए भी हर्षवर्धन ने को युद्ध लड़ना पड़ा था। ठीक है, तो वेनसांग उस समय का जो उसने इतिहास लिखा था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक। ठीक है, वेनसांग अपने पुस्तक में, यानी उसकी जो पुस्तक थी उसमें उसने जो इतिहास लिखा है उसमें बताया कि वेनसांग शैव धर्म का अनुयायी था। देखिए ये नहीं लिखा है, देखिए वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन, इसकी पुस्तक वो लिख लीजिए, बता वेनसांग के अनुसार। सर इसकी कोई पुस्तक लिखी? किसकी? वेनसांग। वेनसांग की जीवनी उसके मित्र व्हीली ने लिखी थी। ठीक है, जीवनी का वेनसांग का इतिहास था वो पूरा। ठीक है, ये उनके मित्र व्हीली ने वेनसांग का जीवन परिचय के नाम से एक बायोग्राफी की, ठीक है, ऑटोग्राफी लिखा था व्हीली ने। ठीक है, ये किताब छपी थी, उसके माध्यम से वेनसांग के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, भारत में वेनसांग लगभग 16 वर्ष थे। देखिए वेनसांग भारत में लगभग 16 वर्ष तक रहा। नालंदा में उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण की। लिख लीजिए, पहले तो लिख लीजिए 16 वर्ष तक भारत में रहा। नालंदा में वेनसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, उसने जब वो नालंदा गया तो देखिए उसने पढ़ाई की। नालंदा में बौद्ध धर्म की पढ़ाई उस समय शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान का केंद्र था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तक्षशिला में आए तो कहीं मत मारिएगा कि तक्षशिला में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये सब बौद्ध केंद्र थे, तक्षशिला बौद्ध केंद्र नहीं थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, उसने वहाँ के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताता है कि 10,000 विद्यार्थी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ के उसने प्रिंसिपल का नाम का भी उल्लेख किया है कि कौन प्रिंसिपल था। लिख लीजिए, वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 लोग, 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य का नाम सिंहभद्र था।
शीलभद्र, शीलभद्र। ठीक है। तो देखिए हेनसांग का जो यात्रा विवरण है ये भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विवरण है, क्योंकि देखिए इतिहास में दो तरीके के विवरण हमको प्राप्त होते थे। एक तो वो इतिहासकार होते थे जो राजा के दरबार में रहते, जो राजा के दरबार में लिख के उनका इतिहास लिखते थे। एक वैसे इतिहासकार थे जैसे विदेशी यात्री थे, वो लिख के चले गए थे। ठीक है। जो भी विदेशी यात्री थे तो उन्होंने निरपेक्ष रूप से, यानी वो किसी दबाव पे उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। जो इतिहास लिखा है उससे इसका सत्यता क्या ज्ञात होता है। और कोई राजा के यहाँ लिखकर इतिहास लिखेगा तो राजा की आलोचना कैसे करेगा? यानी राजा लोग स्वयं इतिहास लिखवाते थे। ठीक है। अकबर ने अपना इतिहास लिखवाने के लिए स्वयं बुलाया था, एक पूरी कमेटी गठन की थी। ठीक है। कई शासक ऐसे थे जो इतिहास स्वयं लिखवाते थे। तो देखिए आप मेरा इतिहास, यानी जो इतिहास लिखेगा वो उनका आलोचना करना मुश्किल है। ठीक है। तो जो विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है इतिहास में, वो साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हेनसांग ने जो भी साक्ष्य दिया है उसका बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है, हायान का या हेनसांग। ठीक है। इसीलिए हेनसांग को प्राचीन भारत के यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लिख लीजिए हेनसांग को प्राचीन भारत के, हेनसांग को प्राचीन भारत के यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। देखिए इसके बाद हर्षवर्धन के बाद भारत का इतिहास में इतने अधिक छोटे छोटे राज्य उदय हो गए, पूरा कई राज्य हो गए। उन राज्यों में आपस में बहुत संघर्ष हुआ। ठीक है। छोटे छोटे राज्य, इसी कन्नौज के लिए 3 राज्यों ने लगभग 100 साल तक युद्ध किया। देख लीजिए, कन्नौज पर राज्य स्थापित करने के लिए कन्नौज पर राज्य स्थापित करने के लिए पाल वंश, प्रतिभार वंश तथा राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश लगभग 100 वर्ष तक युद्ध किया। हर्षवर्धन के घोड़े का भी नाम पूछा जाता है। हर्षवर्धन के घोड़ा, हर्षवर्धन के घोड़े का क्या नाम है? दर्पसार। अच्छा। चलिए इसको बता देंगे हम आपको। जी जी। तो देखिए अब हम जो इतिहास आ रहा है इसमें कई छोटे छोटे राज्य हैं। इसका पूरे इतिहास को बताना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा राज्य हैं। कुछ 2-4 हैं जो इसमें लिख लीजिए। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में अंत में राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया।
राष्ट्रकूटों ने जो आक्रमण किया और अधिकार किया, इसके पहले सर इसमें दो शासक का साथ मिला, चक्रायु और इंद्रायु, जो आयु वंश के थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो कन्नौज की जो कन्नौज शासन किया था चक्रायु और इंद्रायु ने किया उसको। चक्रायु और इंद्रायु नामक जो शासक ने किया, ऐसा विश्वास मिला। छोटे जो वो थे, छोटा छोटा शासन जो आप कह रहे थे वो थे, ठीक है, लेकिन ये इतिहास राजपूत काल बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, उसमें कई छोटे छोटे वंश है, अगर इसको पूरा इतना बताया जाएगा बहुत लंबा ही चला जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। पाल वंश में ये थोड़ा सा इसमें छोटा इम्पोर्टेंट है। पाल वंश की स्थापना इसी वजह से पाल वंश की स्थापना, पाल वंश की स्थापना किसी बताते हैं। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, ठीक है। इस वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करा। लेकिन सर काफी छूट गया बीच में, अभी बता रहे हैं दक्षिण का त्रिकोणात्मक संगठन जो था धर्मपाल लिखा है, धर्मपाल ने, ठीक है। इस वंश के शासक देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कितने गांव था? 200 गांव। इस वंश के शासक देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव दान में दिया था।